जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चनों के साथ। जो अभी वन रक्षक, जेल पेरी, जेल अधीक्षक की एग्जाम चल रही है और नेक्स्ट जो है ग्रुप 4 की एग्जाम आ रही है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो सीधी बात, नो बकवास के साथ शुरू करते हैं हम ये सेशन और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। और क्योंकि अब मैं शायरी बोलूं, दो चार शायरी आपका वो करूं, तो सीधी सी बात, एग्जामों का दौर है, आपका समय और मेरा समय दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में, इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 352। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अनुच्छेद 352 जो है ये संविधान के भाग 18 में है। किसमें दिया हुआ है? भाग 18 में। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। और राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि जो है वो 6 माह की होती है। कितने माह की? 6 माह की। अगर उसे बढ़ाना हो तो फिर 6 माह के लिए ही बढ़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भाग 14 की ये बात की जा रही है और इसका सही आंसर है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 जो है उसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 315 में यूपीएससी के गठन का भी उल्लेख है। किसका गठन? यूपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी दिल्ली में है, मनोज सोनी साहब इसके अध्यक्ष हैं। यूपीएससी का गठन किसमें? 315। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके गठन का उल्लेख भी अनुच्छेद 315 में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जेल अधीक्षक वगैरह की एग्जाम चल रही है, ये आर्टिकल उसमें पूछा गया है और लगातार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इसी में कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है। और भारत में पहला जो कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, पहला वो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि पंजाब से अलग होकर 1966 में कौन सा राज्य बना था? हरियाणा। क्योंकि हरियाणा हिंदी भाषी प्रदेश है और पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाबी। तो यूपीएससी का गठन हो, स्टेट पीएससी का गठन हो, कंबाइंड स्टेट पीएससी का गठन हो, इन तीनों का गठन कौन से अनुच्छेद के द्वारा होता है? 315। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई परीक्षाओं में आया हुआ है। देखिए, एक और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, दल बदल को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? किसको? दल बदल। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि दल बदल 10वीं अनुसूची में है। आपको बहुत अच्छे से पता है दल बदल कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची, शेड्यूल नंबर 10। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल। और दल बदल का जो पहला उदाहरण हमको देखने को मिला था वो हरियाणा में देखने को मिला था। इस कारण दल बदल को हरियाणा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हरियाणा संस्कृति। क्योंकि पहला उदाहरण कहां देखने को मिला था? हरियाणा में। सॉरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन। अनुमोदन का यहां पे मतलब है स्वीकृति। अनुमोदन का क्या मतलब है? स्वीकृति। स्वीकृति। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद के द्वारा कितने समय में किया जाता है? देखो, एक चीज बिल्कुल फिक्स है
कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हमारे राष्ट्रपति करते हैं, महामहिम करते हैं, और उसकी स्वीकृति संसद को 1 माह कितने समय में किया जाना चाहिए? तो 1 माह। कितने माह का समय? 1 माह। और इससे पहले वाले प्रश्न में, जो शायद हमारा पहला प्रश्न था, वहां मैंने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 352 में। भाग कौन सा है? भाग 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा से। उड़ीसा आपको पता है उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नवीन बाबू मुख्यमंत्री है। नवीन बाबू मतलब नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी का नाम बीजेडी है, आप जानते हैं। उड़ीसा उत्कल प्रदेश है, 1936 में बना था ब्रिटिश राज में। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने पढ़ा है, जीआई टैग रसगुल्ला। रसगुल्ले के लिए जो जीआई टैग दिया गया है वो उड़ीसा को दिया गया है। किसको दिया गया? उड़ीसा को। तो उड़ीसा में विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कितनी है? लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें? तो उड़ीसा में 147 सीटें हैं। कितनी सीटें? 147 सीटें हैं। कहां पर? उड़ीसा में। हम जानते हैं उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक राजधानी जो उड़ीसा की थी वो थी कटक। क्या थी? कटक। लेकिन वर्तमान राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। बोईता वंदना, एक पर्व भी यहां पे होता है, बोईता वंदना। बोईता वंदना पर्व कहां पे आयोजित होता है? उड़ीसा में। नौकाओं की पूजा की जाती है इसमें। तो ये है उड़ीसा का। 147 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वीं अनुसूची, शेड्यूल नंबर 10। शेड्यूल नंबर 10। अच्छा, हमारे संविधान में कितनी शेड्यूल है आपको पता होगी। शेड्यूल मतलब अनुसूची। कितनी अनुसूची है? अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं। कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो आप सभी जानते हो वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। लेकिन 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में। कितनी अनुसूचियां? 8। मतलब कितनी बढ़ गई? 1950 से आज तक 4 बढ़ी। और संविधान संशोधन करके हमने चारों को जोड़ा। 9वीं के लिए पहला संविधान संशोधन, 10वीं के लिए 52 अमेंडमेंट संविधान संशोधन, 11वीं के लिए 73 और 12वीं के लिए 74 संविधान संशोधन हमने किया। अब इस क्वेश्चन की तरफ, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो पहली चीज, 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो आप सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं 22। कितनी है? 22। वर्तमान में 22 भाषाएं, और इसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी राजभाषा है, लेकिन अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए दिल्ली के लिए, दिल्ली बड़ी फेमस है। अगर आप नाना पाटेकर के फैन हो तो आपने सुना होगा, आप जब आपने क्रांतिवीर मूवी देखी होगी तो उसमें नाना पाटेकर कहते हैं अंधी और बहरी दिल्ली। तो मैं तो ऐसा नहीं कहता। खैर, तो हम दिल्ली से बात करें, दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की स्थापना किस संशोधन के द्वारा की गई? तो देखो, आप सभी जानते हो दिल्ली यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। कितनी सीटें? 70 सीटें। और इसके लिए 7 सदस्यीय मंत्री परिषद है। 7 सदस्यीय मतलब कुल सीटों का कितना परसेंट? 10%। ध्यान दीजिएगा, कितना परसेंट? 10%। और मंत्री परिषद की स्थापना जिस संशोधन के द्वारा की गई वो है अमेंडमेंट नंबर 69। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की स्थापना किसके लिए गई? दिल्ली के लिए। आप सभी जानते हो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री जी कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनका संबंध है आम आदमी पार्टी से। किससे है? आम आदमी पार्टी। और अभी दिल्ली में तो इनकी सरकार है ही सी, पंजाब में भी इनकी सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री है। कहां के? पंजाब के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला प्रश्न है हमारा सहकारी समिति। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के संबंध में उपबंध, उपबंध का आप सीधा सा एक अर्थ निकाल लीजिए नियम। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में? तो हम ये देखते हैं ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कहां से लिए गए? हम सभी जानते हैं ये लिए गए आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड। और हम जब सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 43B। आप इसे 43 खा कह दीजिए या 43 से बी कह दीजिए, एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो भैया आपको पता होगा, आपने मोरारजी देसाई का नाम सुना होगा। मोरारजी देसाई, आपने मोरारजी देसाई का नाम सुना होगा। ये बंबई के मुख्यमंत्री थे। आपने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का नाम आपने सुना है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपने नाम सुना है पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव उदारीकरण इनके समय का है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हुए थे ये भी। इसके अलावा हमारे एचडी देवगौड़ा साहब, एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। और एक और नाम आएगा वर्तमान जो है मोदी जी, नरेंद्र मोदी। ये 6 ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई साहब बंबई के थे, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के थे, पीवी नरसिम्हा राव साहब आंध्र प्रदेश के थे, एचडी देवगौड़ा साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी जी जो थे सब जानते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और कितनी बार बने थे गुजरात के? 4 बार। गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री जो रहे मोदी जी रहे। तो ऐसे प्रधानमंत्रियों की संख्या जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी संख्या कितनी है? 6। तो 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के समय राज्यसभा के सदस्य थे? देखो प्रधानमंत्री का संबंध ऐसे तो लोकसभा से होता है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री बनते समय ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो 6 माह के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। तो हमारे 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उनके कार्यकाल के समय, इसका आंसर पहले मैं बता दूं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी का नाम आपने सुना है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। आपने नाम सुना है एचडी देवगौड़ा साहब, एचडी देवगौड़ा। आपने नाम सुना है इंद्र कुमार गुजराल का। एक साल रहे थे, ज्यादा समय तो प्रधानमंत्री रहे नहीं। इंद्र कुमार गुजराल साहब। और मोदी जी के पहले वाले हमारे कौन? मनमोहन सिंह जी। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के थे। इंदिरा गांधी को भी ध्यान रखिएगा, 4 ऐसे हैं, इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। संख्या कितनी है? 4।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंशी आयंगर फॉर्मूला, कन्हैया माणिकलाल मुंशी और मृदभूषी अनंत शयनम आयंगर, दो सबसे महान विभूतियां, जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संबंध में विवाद उपजा तो इन दोनों ने हिंदी के संबंध में एक फॉर्मूला दिया कि हिंदी को क्या बनाया जाए, राजभाषा। तो ये फॉर्मूला जो है राजभाषा से संबंधित है और हम सभी जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी के साथ अंग्रेजी भी है, लेकिन हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। भाग 17 ध्यान रखिएगा, राजभाषा के संबंध में हम संविधान का कौन सा भाग देखते हैं, भाग 17। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक आर्टिकल देखने को मिलते हैं, किसमें, राजभाषा में। तो मुंशी आयंगर फॉर्मूला राजभाषा से संबंधित है, भाग 17 में उल्लेखित है। और आप सभी जानते हो 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ये 6, 7, 8 वाले बच्चों के क्वेश्चन है। इतना तो आज तक सभी को पता होता है। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लाए हैं। अब तक कितनी बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है? तो पहली चीज, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि मतलब ये वाला अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के विरुद्ध लाया जा रहा है। किसके विरुद्ध? केंद्र सरकार। और हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार का मुखिया, किसका मुखिया? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अब तक लोकसभा में कितनी बार आया है? 27 बार। कितनी बार? 27 बार। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के विरुद्ध आया था। किसके विरुद्ध? नेहरू जी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा बार किसके विरुद्ध आया? सबसे ज्यादा बार, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा बार इंदिरा जी के विरुद्ध लाया गया था। किसके विरुद्ध? इंदिरा जी के विरुद्ध। कितनी बार? 15 बार। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा जी के विरुद्ध आया, कितनी बार आया? 15 बार आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची, शेड्यूल नंबर 12, 12वीं अनुसूची की बात करें। आप सभी को पता है 12वीं अनुसूची जो है नगरीय निकाय से संबंधित है। नगर पालिका, नगर निगम 12वीं अनुसूची से रिलेट करते हैं। आप सभी को पता है 12वीं अनुसूची को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें विषय की संख्या है 18। कितने विषय? 18। और ध्यान रखना जो 11वीं अनुसूची है जो कि पंचायती राज से संबंधित है, 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय? 29। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण, एक और महत्वपूर्ण, देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आ गया तो 1 नंबर दिला के जाएगा।
और नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार तो आएगा ही आएगा। तो अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष व सदस्य को हटाने का अधिकार किसे? देखो, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो एक लॉजिक लगाओगे आप कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है तो हटाएगा भी राज्यपाल, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य की रिक्रूटमेंट, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये तो सही। अब हमने पढ़ा है कि जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है उसको हटाता भी राज्यपाल, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर सास बहू भी नहीं होती है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है। तो इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं है। इन्हें हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल केवल अपॉइंट करता है, समय से पहले हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इनका कार्यकाल 662 होता है, या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर ले या 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर ले, ठीक, दोनों में से जो पहले हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और सबसे जबरदस्त प्रश्न, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, हमारे यहां कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति की भूमिका होती है, लेकिन अगर किसी प्रस्ताव पर, किसी बिल पर संसद के दोनों सदन सहमत नहीं है, कोई कानून बनाना है तो बिल के रूप में आएगा, लेकिन उस बिल के संबंध में संसद के दोनों सदन सहमत नहीं है, तो क्या किया जाए? तो क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन। किसका? लोकसभा और राज्यसभा का। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। ध्यान रखना, 108 इमरजेंसी याद कर लेना आपको, 108 इमरजेंसी होता है, मतलब संयुक्त अधिवेशन। एक और चीज, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे महत्वपूर्ण, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, सभापति नहीं करता है। अच्छा बताइए, अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके हमको बताइएगा कि अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका क्रम क्या है। कमेंट करके जरूर बताइएगा उनका क्रम क्या है। और पहली एक और क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा के वो पहले अध्यक्ष जिनकी मृत्यु उनके पद पर हुई, तो 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ओम बिरला जी अध्यक्ष है, आपको पता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वेतन मतलब सैलरी। सैलरी वो चीज है जो मनुष्य को काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स में तो सैलरी निकाल दी जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स का महत्व खत्म हो जाएगा। कई लोग कहेंगे सर कोई बात नहीं, हम तो दूसरी चीजों से काम चला लेंगे, उसमें कहां लोग सैलरी पर डिपेंड है। तो मैं ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, है ना। तो इनके वेतन का उल्लेख तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन जो है वो आर्टिकल 97 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 97 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है? ये थोड़ा नया प्रश्न है, ज्यादातर एग्जामों में भी आया नहीं है ना। क्यों नहीं आया है? क्योंकि मैंने अभी पेपर बनाया नहीं है ऐसा, और बनाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो सबसे बड़ी अनुसूची, लेकिन इसका क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे बड़ी अनुसूची किस आधार पर? शब्दों के आधार पर। शब्दों के आधार पर अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है, तो आप समझना वो शब्दों के आधार पर पूछ रहा है। और शब्दों के आधार पर सबसे बड़ी अनुसूची है छठी अनुसूची। और आप सभी जानते हो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम का उल्लेख है। ध्यान रखना, शॉर्ट याद करना है, AMTM, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें
कि छठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और अधिकतर ऑप्शन होता है मणिपुर, ध्यान रखिएगा, मणिपुर ऑप्शन होता है, तो मणिपुर का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है। बाकी आपको पता है शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, भाषाएं 8वीं अनुसूची, और भूमि संबंधी मामले किसमें, 9वीं अनुसूची में, जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लोक वित्त का संरक्षक, लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। तो देखो एक बात बताओ, चाहे केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार, इन दोनों के लेखों की जांच कौन करता है, तो हमें सबको पता है इन दोनों के लेखों की जांच सीएजी करता है। सीएजी को हम केग कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान है, सभी को पता है। लेखों की जांच करता है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आपको ये भी पता है कि केग रिपोर्ट पर संसद के द्वारा लोक लेखा समिति किसका गठन किया जाता है, लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है, केग रिपोर्ट की जांच करती है। तो लोक वित्त का संरक्षक कौन है, केग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शायद मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न होगा ये। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट फिर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि संशोधन को, संशोधन मतलब अमेंडमेंट, कि संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आंसर तो आपने अगर पढ़ा हो तो 42वां संविधान संशोधन। क्यों कहा जाता है, कारण पता है आपको? इस संशोधन का प्रभाव 52 आर्टिकल्स पर पड़ा था। कितने अनुच्छेदों पर प्रभाव पड़ा? तो 52 अनुच्छेदों पर प्रभाव पड़ा था इस संशोधन का। यह संशोधन 1976 में हुआ था, इंदिरा जी के समय। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा जी। तो ये 52 अनुच्छेदों पर प्रभाव डाल रहा था, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। कौन से संशोधन को? 42वां संविधान संशोधन, ईयर 1976। एक और क्वेश्चन में बता देता हूं, 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, जो अभी वन रक्षक वगैरह की परीक्षा चल रही है उसमें आया हुआ है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अधिकार को हटाया? किस अधिकार को हटाया? यह आया हुआ है, किस अधिकार को हटाया? अब अधिकार तो आप सबको पता है, एक ही अधिकार छीनते हैं लोग, वो कौन सा है? संपत्ति का। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया। उसके लिए कौन सा संशोधन है? संशोधन नंबर 44। तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अभी 2-4 दिन पहले ही वन रक्षक या तो जेल अधीक्षक के बीच में आया था, या सुबह क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो हमने देखे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो, हमारा उद्देश्य सीधी बात, नो बकवास है, केवल आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाना है। मैं 2 शायरी बोल के से अच्छा आपको 2 क्वेश्चन ज्यादा करवा दूं। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सोचिए मत, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इतनी बार लाइए लाइक्स की कि इतनी बार इस बार कहीं भी ना आए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।